कभी कभी स्पेस से वापस आना सबसे मुश्किल हिस्सा नहीं होता। असली डर तब शुरू होता है जब आप धरती पर लौटते हैं लेकिन आपके साथ कुछ और भी लौट आया हो। यह कहानी है एक ऐसे एस्ट्रोनॉट की जो एक मिशन पर गई थी और वापस लौटी सवालों, डर और रहस्यों के साथ। यह सिर्फ स्पेस मिशन की कहानी नहीं है, यह उस डर की कहानी है जो इंसान के दिमाग में घर बना लेता है। समुद्र के बीच एक हेलीकॉप्टर और 3 मोटर बाइक्स रेस्क्यू टीम के साथ क्रैश साइट की तरफ बढ़ रही होती है। पता चलता है कि एक नासा कैप्सूल का एक्सीडेंट हुआ है और एक टीम एस्ट्रोनॉट सैम को रेस्क्यू करने जा रही है। सैम को बोट पर लाया जाता है और बिना देर किए सीधा हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। कुछ देर बाद सैम को होश आता है लेकिन उसका सिर बुरी तरह घूम रहा होता है। वह जैसे कि आसपास देखती है, उसे एक अजीब सी चीज दिखती है। उसे लगता है कि एक पेन ट्रे के ऊपर हवा में तैर रहा है। वह उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाती है लेकिन तभी कुछ लोग कमरे में आ जाते हैं और उसका ध्यान भटक जाता है। जब वह दोबारा देखती है तो पेन ट्रे पर ही रखा होता है। इसके बाद सैम को उल्टी हो जाती है। डॉक्टर उसे समझाते हैं कि यह नॉर्मल है। वे उसकी मेंटल हेल्थ चेक करने के लिए कुछ सवाल पूछते हैं और सैम उन्हें पेन वाली बात बताती है। डॉक्टर बताते हैं कि एक्सीडेंट के बाद एंटी ग्रेविटी हेलुसिनेशन होना आम बात है। एक्सीडेंट की वजह से सैम का हाथ सूजा हुआ होता है। डॉक्टर जानना चाहते हैं कि आखिर स्पेस में हुआ क्या था। तब सैम बताती है कि उसे मिशन कंट्रोल के निर्देशांक मिल चुके थे और सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उसे महसूस हुआ जैसे वो किसी चीज से टकरा गई हो। उसे लगता है कि फ्री फॉल के दौरान वो बेहोश हो गई थी, हालांकि वो खुद भी पूरी तरह श्योर नहीं होती। डॉक्टर बताते हैं कि किसी चीज ने कैप्सूल को छेद कर दिया और उसका हेलमेट टूट गया था। उन्हें नहीं पता वह क्या था, लेकिन अंदाजा है कि वह मेटेओर ड्राइविस हो सकता है। उसके सूट पर मिले पार्टिकल्स को एनालाइज किया जा रहा होता है ताकि सच को सामने लाया जा सके। कुछ देर बाद सैम से उसका हस्बैंड मार्क और उनकी बेटी इजी मिलने आती है, लेकिन क्वारंटीन की वजह से वह उनसे सिर्फ ग्लास वॉल के पार ही बात कर सकती है। उसका फादर विलियम भी आता है और बताता है कि पेंटागन भी नासा के साथ इन्वेस्टिगेशन में जुड़ गया है क्योंकि री एंट्री के दौरान कुछ अजीब फ्रीक्वेंसीज डिटेक्ट हुई। सरकार सैम के लिए एक गवर्नमेंट हाउस असाइन करती है ताकि वह रिपोर्टर से दूर रहकर रिकवर कर सके। तभी एक डॉक्टर आकर उसे एक और टेस्ट के लिए लेके जाता है। जाते वक्त सैम ग्लास के पार से इजी का हाथ छूती है और वादा करती है कि जल्द ही उससे मिलेगी। जब आखिरकार सैम को मूव किया जाता है, पूरा कॉर्नर उसे एक सुनसान इलाके में बने घर की तरफ लेके जाता है। वहाँ मिशेल उसे घर दिखाती है और बताती है कि यह जमीन 1950 के दशक में वेपन टेस्टिंग के लिए खरीदी गई थी और अब इसे डिप्लोमेट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाहर एक टेलीस्कोप भी लगा होता है ताकि सैम स्पेस से जुड़ी रह सके। जब सैम टेलीस्कोप का इस्तेमाल करती है तो अचानक उसे एक तेज आवाज सुनाई पड़ती है और उसे चक्कर आने लगते हैं। उसके दिमाग में अजीब और अनजान यादें चमकने लगती है। मिशेल उसे संभालती है और समझाती है कि यह कॉमन है। बाद में मिशेल यह भी बताती है कि सैम को नाक से खून आना या मति भ्रम जैसे लक्षण भी महसूस हो सकते हैं। अगर वह दोबारा काम पर लौटना चाहती है तो उसे रिकवरी पर फोकस करना होगा क्योंकि 2 महीने में उसका असेसमेंट टेस्ट होगा। टीम के जाने के बाद सैम को भयानक सिर दर्द होता है। वह अपना टेम्परेचर चेक करती है लेकिन बुखार नहीं होता। बैंडेज हटाने पर उसके हाथ पर जख्म नजर आते हैं। वह सामान अनपैक करने लगती है लेकिन अचानक नाक से खून बहने लगते हैं और उसे रुकना पड़ता है। किचन में कपड़ा लेने जाती है, तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड वेल का वीडियो कॉल आता है। बात करते करते सैम अचानक चुप हो जाती है और कुछ सेकंड तक बैकयार्ड की तरफ घूरती है। वेल उसका नाम पुकारती है, तब जाकर सैम होश में आती है। वह माफी मांगने लगती है और कहती है उसे लगा कुछ बाहर है। जब सैम दूसरे कमरे में जाती है तो बाहर की शैडो में कुछ हिलता हुआ नजर आता है। वेल उसे सलाह देती है कि वह अपने सिम्टम्स थोड़ा कम दिखाए ताकि जल्दी काम पर लौट सके। कॉल खत्म होते ही घर की लाइट्स फ्लिकर करने लगती है और एक कमरे से जोर से आवाज आती है। सैम वहां जाती है तो देखती है कि फर्श मिट्टी और बारिश के पानी से भरा है। एक चेयर गिरी हुई है और बैकयार्ड का दरवाजा खुला है। वह बाहर जाती है और जंगल में कुछ हिलता हुआ सा देखती है, लेकिन वह चीज तुरंत गायब हो जाती है। सैम उस जगह पत्थर फेंकती है बिना यह जाने कि वह रहस्यमयी चीज अब घर की छत पर है। अचानक उसे फिर से वही तेज आवाज सुनाई देने लगता है और वही विजन दिखाई पड़ता है जहाँ लोग एक डार्क रेस साइड पर चलते नजर आ रहे हैं। अगली सुबह जब सैम उठती है तो देखती है कि उसके हाथ पर बैंडेज नहीं है और जख्म और फैल चुका है। ब्रेकफास्ट बनाते वक्त एक अंडा काउंटर के ऊपर हवा में तैरता दिखाई पड़ता है। सैम उसे छूती है तो वह हिलने लगता है, लेकिन जैसे ही मेडिकल टीम आती है अंडा नीचे गिरकर टूट जाता है। सुबह का बाकी समय टेस्ट में निकलता है। एक्सरसाइज के दौरान सैम को पैर में दर्द होता है, लेकिन वह कहती है कि बस क्रैम्प है। टेस्ट के बाद वह शरीर के शॉर्ट स्पॉट्स पर आइस लगाकर लेट जाती है। मिशेल माफी मांगती है
कि टेस्ट सख्त थे, लेकिन कहती है कि यह डाटा स्पेस प्रोग्राम के लिए बहुत ज़रूरी है। मिशेल पूछती है कि कोई और सिम्टम्स तो नहीं, और सैम झूठ बोलकर कह देती है कि सब कुछ ठीक है। टीम के जाने के बाद सैम मार्क को कॉल करती है और कहती है कि रिकवरी के बाद वह फैमिली ट्रिप पर जाना चाहती है। मार्क कहता है कि यह अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि अगर उनका तलाक हो गया तो इजी के लिए उन्हें साथ देखना और भी मुश्किल होगा। सैम को बुरा लगता है, लेकिन मार्क याद दिलाता है कि उन्होंने इजी को लगभग खो ही दिया था और तब से सब कुछ बहुत मुश्किल रहा है। वह कहता है कि सैम महीनों ट्रेनिंग में दूर रही, फिर स्पेस चली गई और मौका मिलते ही दोबारा मिशन ले लेगी। बेचैन सैम कहती है कि मार्क और इजी दोनों उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वह चाहती है कि इजी को वह फैमिली मिले जो उसे कभी नहीं मिली। तब पता चलता है कि इजी अडॉप्टेड है, क्योंकि वे अपनी औलाद नहीं कर सकते थे, लेकिन मार्क कहता है कि अडॉप्शन ने उन्हें वह खुशी नहीं दी जिसकी उन्हें उम्मीद थी। इसी बीच इजी आकर अपनी फैमिली ड्राइंग दिखाती है, जिसमें उनके साथ कुछ स्पेस के लोग भी बने होते हैं। बाद में सैम वुड्स में वॉक पर जाती है, तभी फिर से वही तेज दर्द भरी आवाज गूंजती है। उसके दिमाग में स्मोक से भरे इलाकों की झलक आती है, जहां एक सर्च टीम फ्लैश लाइट के साथ मूव कर रही होती है। जब सब कुछ थमता है, सैम नीचे देखती है और पत्तों के नीचे दबी एक केबल पर उसकी नजर पड़ती है। वह केबल को फॉलो करती है और एक पत्थर तक पहुंचती है, जिसके अंदर हल्की सी लाइट जल रही होती है। पत्थर उठाते ही सैम समझ जाती है कि यह नकली है और इसके नीचे एक कैमरा छिपा हुआ है। घबरा कर वह आसपास देखती है और उसे एक और केबल मिलती है। उसे फॉलो करने पर दूसरा फेक रॉक मिलता है, जिसके अंदर भी कैमरा लगा होता है। वापस लौटते समय सैम पेड़ की जड़ से टकरा जाती है, गिरती है और बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है, वो अपने बेड पर होती है। सिर में तेज दर्द और बालों में खून लगा होता है। तभी उसे एहसास होता है कि कोई बाहर मौजूद है। एक आदमी कमरे में आता है और बताता है कि उसे बाहर बेहोशी की हालत में पाया गया था। जब सैम पूछती है कि वह कौन है, तो पता चलता है कि वह उसका पिता विलियम है। विलियम बताता है कि जब वह घर पहुंचा और सैम नहीं मिली, तो उसने सर्च टीम बुला ली थी। वह सैम को आराम न करने के लिए डांटता है। सैम कैमरों के बारे में पूछती है, तो विलियम बताता है कि उसने नासा को घर की सारी डिटेल्स नहीं दी थी, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि सैम इतना एक्सप्लोर करेगी। फिर वह सैम को नीचे लेकर जाता है और फर्नीचर के पीछे छिपा एक सीक्रेट एरिया खोलता है। वह बताता है कि यह एक सेफ हाउस है। नीचे और सीढ़ियां उतरने पर वो एक बड़े अंडरग्राउंड एरिया में पहुंचते हैं, जहाँ कई लिविंग क्वार्टर्स बने होते हैं। पीछे एक कमरा सेंट्रल सिस्टम का होता है, जो अपने इंडिपेंडेंट पावर सोर्स पर चलता है। विलियम कंप्यूटर्स ऑन करता है और दिखाता है कि घर के चारों तरफ सिक्योरिटी कैमरे लगे हुए हैं। इमरजेंसी में पूरा घर 3 लेयर के स्ट्रॉन्ग मेटल गेट्स के पीछे लॉक हो सकता है और एक डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है। हालांकि विलियम को लगता है कि शायद इसकी जरूरत नहीं पड़ी। कुछ देर बाद कैमरा स्क्रीन ग्लीच करने लगती है। विलियम के जाने के बाद सैम अपने हाथ की हालत चेक करती है। जख्म अब बाजू तक फैल चुका होता है। वह उसकी फोटो लेकर वेल को भेजती है और दवा लेती है। वेल रिप्लाई करती है कि थोड़ा आइस लगा लो, सब ठीक हो जाएगा। शाम को सैम बाहर जैकूजी में रिलैक्स कर रही होती है कि अचानक तेज हवा चलने लगती है। फिर एकदम सन्नाटा छा जाता है और जंगल से अजीब आवाजें आती हैं। बस 1 सेकंड बाद हवा फिर चलने लगती है। घबरा कर सैम अंदर आकर मार्क को कॉल करती है, लेकिन कॉल वॉइस मेल पर चली जाती है। उसी वक्त घर की लाइट्स फ्लिकर करने लगती है। सैम फ्लैश लाइट लेकर बालकनी में जाती है, लेकिन कुछ नजर नहीं आता। जैसे ही वह वापस अंदर आती है, लाइट्स बंद हो जाते हैं और दरवाजे के पास एक अजीब सा मॉन्स्टर दिखाई देता है। सैम को समझने में एक पल लगता है कि उसने क्या देखा। जब वह दोबारा देखती है तो वह गायब होता है। लाइट्स लौट आती हैं। डर के बावजूद सैम दरवाजा खोलकर चेक करती है, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। वह अंदर आकर दरवाजा लॉक करती है और अलार्म सिस्टम एक्टिवेट कर देती है। तभी हाउस एआई अनाउंस करता है कि एक ब्रीच डिटेक्ट हुआ है और लॉकडाउन शुरू हो गया है। मेटल पैनल सभी दरवाजों और खिड़कियों को बंद कर देते हैं और सैम घर के अंदर फंस जाती है। फोन नेटवर्क भी डेड होता है। तभी वही चीखती सी आवाज फिर से सुनाई देती है, जो उसके कानों में दर्द पैदा करती है। पीछे से आहट आती है, लेकिन मुड़ने पर कुछ नहीं होता। फिर पास के कमरे में ग्रोलिंग की आवाज आती है। घबरा कर सैम नीचे भागती है। एक क्रेचर तेजी से उसके पास से गुजर जाता है। वह पावर स्विच दबाती है, लेकिन कुछ काम नहीं करता। एग्जिट डोर्स भी नहीं खुलते। तभी सामने दरवाजे का हैंडल हिलने लगता है। फ्लैश लाइट डालते ही सब शांत हो जाता है। हिचकिचाहट के बाद सैम दरवाजा खोलती है। लाइट्स फ्लिकर करती है और खिड़की के पास एक रखा पौधा हिलता है। अचानक कांच पर एक डरावना हाथ दिखाई देता है। सैम चीखते हुए नीचे भागती है। वो सीक्रेट एंट्रेंस खोलकर बंकर में पहुंचती है और सिक्योरिटी कैमरे चेक करती है। पहले स्क्रीन डेड होती है, लेकिन एक स्विच दबाते ही सब कुछ ऑन हो जाता है।
आता है। कैमरे में उस घर के बाहर घास पर झुका हुआ वही क्रीचर दिखाई देता है। लाइट्स फ्लिकर होते ही वह गायब हो जाता है। अचानक फोन की घंटी से सैम की नींद खुलती है। उसे एहसास होता है कि वह कंप्यूटर डेस्क पर ही सो गई थी। ऊपर जाकर वह देखती है कि विलियम अपनी टीम के साथ आ चुका है। सैम बताती है कि जनरेटर में दिक्कत है। विलियम कहता है कि उन्होंने कुछ ब्लैकआउट्स डिटेक्ट किए हैं और टीम को काम पर लगा दिया है। इसके बाद टेस्ट शुरू होते हैं। मिशेल सैम के जख्म को देखकर कहती है कि ये नॉर्मल नहीं लग रहा और एक्सरे के लिए अपॉइंटमेंट सेट करती है। कुछ देर बाद मार्क और इजी उससे मिलने आते हैं। बाद में मार्क और सैम जंगल में प्राइवेट बात करते हैं। सैम बताती है कि उसने एक ऐसा क्रिएचर देखा जो इस दुनिया का नहीं लगता और उसे शक है कि कोई एलियन स्पेस से उसके साथ आ गया है। मार्क जवाब देने ही वाला होता है कि इजी आ जाती है। इसके बाद जब सिक्योरिटी फुटेज चेक होती है तो उसी वक्त स्क्रीन ग्लिच करता है, लेकिन कोई मॉन्स्टर दिखाई नहीं देता। विलियम इसे स्ट्रेस और हेलुसिनेशन बताकर टाल देता है। थोड़ी देर बाद फैमिली वुड्स में वॉक पर जाती है। अचानक अजीब सी आवाज आती है और इजी गायब हो जाती है। घबराए हुए मार्क और सैम उसे ढूंढते हैं। तभी इजी मरे हुए इंसेक्ट के साथ उनके पीछे आ खड़ी होती है। अचानक पूरे जंगल के कीड़े एक साथ चीखने लगते हैं। देखते ही देखते हजारों कीड़े उड़ते हुए घर को घेर लेते हैं। फैमिली भागकर अंदर आ जाती है। खौफ से देखते हैं कि सारे कीड़े खिड़कियों से चिपक जाते हैं। यहाँ तक कि धूप भी ब्लॉक हो जाती है। कुछ मिनटों बाद सब शांत हो जाता है। बाहर सारे कीड़े मरे पड़े होते हैं। क्लीनिंग टीम आकर सब साफ कर देती है। नासा ऑफिसर इसे एनवायरमेंटल इम्बैलेंस बताता है। सैम अपने कैप्सूल टेस्ट के रिजल्ट पूछती है, लेकिन अभी कोई अपडेट नहीं होता। मार्क और इजी चले जाते हैं। जाते जाते मार्क वादा करता है कि रात में फिर आएगा। तभी सैम को पैर में अजीब सा दर्द महसूस होता है। जूता उतारते ही वह देखती है कि उसके पैर के अंगूठे से खून निकल रहा है। वह घबरा कर बाथरूम भागती है और शॉक उतारती है। पास से देखने पर पता चलता है कि चोट सिर्फ पैर तक नहीं, ऊपर तक फैल चुका है। जैसे ही वह टो को छूती है उसका नेल निकल आता है और वह दर्द से चीख पड़ती है। बैंडेज लगाने के बाद वह जख्मी हाथ पर आइस रखती है। तभी लाइट्स फ्लिकर करने लगती है। डर के मारे वह टेबल खिसकाकर बैक डोर के सामने लगा देती है। इंटरनेट पर अजीब कीड़ों से जुड़ी घटनाएं सर्च करती है। आर्टिकल्स बताते हैं कि जियोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंस और यूएफओ साइटिंग्स से ऐसी चीजें जुड़ी होती हैं। तस्वीरों में उसे कुछ लोग दिखते हैं जिनके शरीर पर बिल्कुल उसके जैसे काले निशान होते हैं। अचानक उसे पीठ के पीछे कुछ महसूस होता है। मिरर में देखती है ब्लैक मार्क अब शोल्डर तक पहुंच चुका है। लाइट्स फिर फ्लिकर करती है। वही अलार्म एक्टिवेट करके नीचे दौड़ती है। घर के अंदर अजीब आवाजें गुजरने लगती है। उसी वक्त मार्क का कॉल आता है। वह पूछती है क्या वो एक अच्छी माँ थी। मार्क कंफ्यूज हो जाता है। तभी सिस्टम अनाउंस करता है कि एक और ब्रेच हुआ है और पूरा घर लॉकडाउन में चला जाता है। सैम बताती है कि घर के अंदर कुछ है। तभी फोन पर मार्क की आवाज गिब्रिश में बदल जाती है। वह बंकर की सीढ़ियां उतरती है, लेकिन तेज दर्द के साथ गिर जाती है। पीठ छूने पर हाथ में कुछ चिपचिपा सा लगता है। फोन टूट चुका होता है और कैमरे चेक करने पर कुछ भी नजर नहीं आता। स्कैन बताता है कि उसके अलावा अंदर और भी है कोई। स्क्रीन ग्लिच होती है और पल भर के लिए एक मॉन्स्टर दिखाई देता है। डर के मारे वह सिस्टम बंद कर देती है। अगला स्कैन बताता है ऊपर दो और मौजूद है। वह धुआं छोड़ने वाला सिस्टम एक्टिव करती है और किचन की तरफ भागती है। ओवन के रिफ्लेक्शन में उसे मॉन्स्टर दिखता है। वह उसे नहीं देख पाता और आगे बढ़ जाता है। तभी दूसरा क्रिएचर आ जाता है। किसी तरह वह बाथरूम में छुपती है। दरवाजा ब्लॉक करती है। जख्मी हाथ से बैंडेज भी हटाती है। स्किन पर अजीब सा पदार्थ फैला होता है। दरवाजा टूटने लगता है तो वह शावर के अंदर छुपकर वेंट तोड़ती है और पैनल के रास्ते निकल जाती है। उधर मार्क और इजी घर पहुंचते हैं। बिल्डिंग लॉकडाउन में होती है। इजी जंगल में किसी रोशनी की तरफ इशारा करती है। सैम कॉरिडोर से भागती हुई सीढ़ियां चढ़ती है। तभी एक मॉन्स्टर उसका पैर पकड़ लेता है। वह खुद को छुड़ाकर दीवारों के बीच की एक जगह में घुसती है। उसके जख्म चमकने लगते हैं। एक लैडर मिलती है और वो हैच के रास्ते जंगल निकल जाती है। पेड़ों के बीच दौड़ते हुए उसे मॉन्स्टर्स की आवाजें सुनाई देती है, लेकिन अपने घर वालों की नहीं। सड़क पर विलियम अपनी आर्म टीम के साथ पहुंचता है। वह चेतावनी देता है कि ये कोई साधारण चीज नहीं है। जंगल में सैम गिर जाती है। आवाजें पास आती है। वह दवा की भीख मांगती है। तभी एक क्रीचर उसका चेहरा उठाता है और नर्म आवाज में पूछता है क्या तुम हमें समझ पा रही हो। सैम चौंक जाती है क्योंकि वह सब समझ रही होती है और तभी उसे सच याद आता है। वह इंसान नहीं थी, वह उन्हीं में से एक थी। उसका परिवार सालों पहले पृथ्वी पर क्रैश हुआ था। खुद को बचाने के लिए उसने इंसानी रूप लिया। विलियम ने उसी हालत में उसे पाया और सच जानते हुए भी उसे पाया। अब उसका समय पूरा हो चुका था। मार्क और इजी उसे एलियंस के बीच देखते हैं। इजी डर जाती है, लेकिन सैम उसे भरोसा दिलाती है। तभी विलियम सामने आता है और कबूल करता है कि उसी ने सब प्लान किया था। उसी ने उसे एस्ट्रोनॉट बनने के लिए प्रेरित
प्रेरित किया था और जानबूझकर उसे उस मिशन पर भेजा था ताकि एलियंस को दोबारा धरती पर बुलाया जा सके। अब वह उन्हें गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बनाना चाहता है। वह सैम से कहता है कि एलियंस को सरेंडर करने के लिए कहो, लेकिन सैम मना कर देती है। जब विलियम बंदूक निकालता है, मार्क उसे धक्का देकर गिरा देता है। इसी दौरान सैम का कैमोफ्लेज पूरी तरह से खत्म हो जाता है और वह अब अपनी असली एलियन फॉर्म में आ जाती है। सोल्जर्स करीब आते हैं। मार्क सैम से कहता है कि भाग जाओ। इजी अपना हाथ आगे बढ़ाती है और सैम अपने पंजे से उसका हाथ छूती है। फिर वो अपने असली परिवार के साथ वहां से चली जाती है। जब तक सोल्जर्स पहुंचते हैं, एलियन एक तेज चमकदार स्पेसशिप में पृथ्वी छोड़ चुके होते हैं और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।